जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। साथियों, मैं आज आपसे आपके बीच फिर से पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक क्लास लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, पहला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान में सर्वोच्च, देखो सर्वोच्च कितना अच्छा लिखा हुआ है। हमारे टाइपिंग वाले भी बस महान आत्मा है। सर्वोच्च ये गलत लिखा हुआ है। सर्वोच्च, ठीक है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? क्या इसका आधार आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है या फिर आर्टिकल 368 है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का आधार जो है वह आर्टिकल 32 है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है साथियों, बात करें अनुच्छेद 368 की, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन निहित है। संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन निहित है, जो साउथ अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें CAG भी कहा जाता है, द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? क्या वह प्राक्कलन समिति है, क्या लोक लेखा समिति है, क्या विशेषाधिकार समिति है या फिर सरकारी उपक्रम समिति है? तो कैग के परीक्षण द्वारा जो प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति कार्य करती है वह लोक लेखा समिति होती है। साथियों, लोक लेखा समिति होती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में साथियों 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से 15 लोकसभा से होते हैं तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। राज्यसभा, 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। बात करें प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 ही जो होते हैं साथियों वह लोकसभा से होते हैं। लोकसभा, 30 के 30 सदस्य प्राक्कलन समिति के लोकसभा से होते हैं। और बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो लोक सेवा समिति जो होती है वह कैग के प्रतिवेदन के आधार पर कार्य करती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्या वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, क्या वह प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है, क्या राज्यसभा या फिर संसद के प्रति उत्तरदायी होती है? बात करें साथियों संघीय मंत्री परिषद की, तो आर्टिकल 75 यह कहता है, संविधान का अनुच्छेद 75 यह कहता है कि संघीय मंत्री परिषद जो होगी वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। संघीय मंत्री परिषद जो होगी वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? यह प्रश्न तो कई बार आ चुका है, इस प्रश्न का आप सही उत्तर दे सकते हैं। तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कौन कौन से क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं साथियों? कला, विज्ञान, समाज सेवा, कला, विज्ञान, समाज सेवा तथा साहित्य से। यह किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 80 के 2 में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? क्या वह अंग्रेजी का किया जाता है,
क्या वह हिंदी का किया जाता है या फिर दोनों का किया जाता है? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायिक कामकाज होता है उसके लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो आर्टिकल 348 में निहित है। आर्टिकल 348 में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, बात करें हिंदी की तो हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है जो अनुच्छेद 343 में निहित है। हिंदी भारत की राजभाषा है जो अनुच्छेद 343 में निहित है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की, राजकीय संवैधानिक आपातकाल की, वित्तीय आपातकाल की, या फिर इनमें से सभी। ठीक है साथियों, तो भारत का राष्ट्रपति इन सभी प्रकार के इमरजेंसीज की, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, यह अनुच्छेद 325 लिख गया, अनुच्छेद 352 में है। वित्तीय आपातकाल की बात करें, यह अनुच्छेद 360 में निहित है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? क्या वह 1950 में, 51 में, 53 में या फिर 57 में? तो बात करें प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग की, तो प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया था। 1953 में काका कालेलकर समिति की सिफारिश पर किया गया। काका कालेलकर समिति, काका कालेलकर समिति की सिफारिश पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। बात करें साथियों पिछड़ा वर्ग हमारे किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 340 में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मशविरा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? साथियों प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वह 1+6 7 थी। 1+6 = 7 थी। इसमें इसके एक हेड जो थे, हेड के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के हेड थे तथा 6 अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति जो थी 29 अगस्त, प्रारूप समिति जो थी मशवरा समिति 29 अगस्त 1946 को गठित हुई थी। 1946 को गठित हुई थी। ठीक है साथियों, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1946 को गठित हुई थी जिसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी वर्ष होती है? अधिकतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में मैक्सिमम एज जो है वह कितनी होती है? क्या वह 65 वर्ष है, क्या वह 70 वर्ष है, क्या 75 या फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है? तो बात करें साथियों उपराष्ट्रपति बनने के लिए मैक्सिमम एज के लिए कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम नो लिमिट तथा न्यूनतम जो होती है इसकी मिनिमम राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वह 35 वर्ष होती है। ठीक है साथियों, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं होती तथा न्यूनतम के लिए 35 वर्ष लिमिट होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? या आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, वित्तीय आपातकाल में, या फिर सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, या फिर लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में? तो साथियों बात करें अध्यादेश की, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत
123 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जब सदन की कोई सी भी बैठक कार्य नहीं कर रही हो, न तो लोकसभा की तथा न ही राज्यसभा की, उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? संसद के 2 लगातार अधिवेशन जो होते हैं उनके बीच में मैक्सिमम अंतराल, मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है साथियों, वह कितना है? तो संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच में 6 माह का मैक्सिमम पीरियड होता है। यह कौन से आर्टिकल में निहित है? यह आर्टिकल 85 में निहित है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच में मैक्सिमम 6 माह का अंतराल होगा तथा प्रत्येक वर्ष में 1 वर्ष में संसद के 2 अधिवेशन आहूत किए जाएंगे। ठीक है साथियों, संसद के दो बैठक निहित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? यह मैंने पीछे भी बताया है, देश का प्रथम नागरिक जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो साथियों बात करें प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की, तो वह पंजाब में लागू किया गया था। पंजाब में लागू किया गया था तथा कौन सी डेट पर किया गया था? पंजाब में लागू किया गया तथा कौन सी डेट पर किया गया था? 7 जुलाई 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। साथियों पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब का पहले नाम जो था वह पेप्सू नाम था। पंजाब का नाम पहले पेप्सू था। बात करें राष्ट्रपति शासन की तो भारत में सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या वह हीरालाल जी कानिया थे, के.एन. वांचू थे, एस.एस. सिकरी थे या वाई.वी. चंद्रचूड़ थे? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वे हीरालाल जी कानिया थे, जो 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है साथियों, बात करें सर्वोच्च न्यायालय की तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन पहली बार 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? इसके विषय में हम पीछे भी जिक्र कर चुके हैं कि देश की तीनों सेनाओं का कमांडर हेड जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का हेड होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इन उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में पहली बार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? क्या वह चौथी अनुसूची में है या 5वीं अनुसूची में है या 6ठी अनुसूची में है या फिर 7वीं अनुसूची में है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम
त्रिपुरा व मिजोरम राज्य के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। बात करें चौथी अनुसूची की, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का वितरण होता है, सीटों का वितरण। ठीक है साथियों। बात करें पांचवी अनुसूची की, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था है। ठीक है साथियों। बात करें सातवीं अनुसूची में, तो सातवीं अनुसूची में तीनों सूचियों के विषय में जिक्र मिलता है, संघ सूची, राज्य तथा समवर्ती सूची। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? क्या वह 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 1 हैं? तो बात करें भारतीय संसद की, तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे वह बी.एन. राव किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ठीक है साथियों। तो क्या वह 8 लाख के अनुपात में था, 10 लाख प्रति व्यक्ति था, 12 लाख व्यक्ति था या फिर 15 लाख प्रति व्यक्ति था? तो बात करें साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। जो संविधान सभा के सदस्य बने थे उनमें से एक सदस्य उस समय पे 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। बात करें कैबिनेट मिशन की, कैबिनेट मिशन जो था हमारा 24 मार्च 1946 को भारत आया था। 24 मार्च 1946 को भारत आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। क्या वह किसको हटाया जा सकता है? क्या भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को? तो साथियों बात करें भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के बिना नहीं हटाया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश को भी महाभियोग के बिना नहीं हटाया जा सकता। किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी बिना महाभियोग के नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? अभी हमने पीछे जिक्र किया था कि आर्टिकल 85 जो है वह यह कहता है कि संसद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक आयोजित की जाएंगी तथा प्रत्येक बैठक में 6 वर्ष का अंतराल होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा या फिर लोकसभा के सदस्यों द्वारा?
तो बात करें लोकसभा का चुनाव जो किया जाता है वह लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? क्या वह राष्ट्रपति करता है, क्या वह प्रधानमंत्री करता है, या गृह मंत्री, या फिर राज्यपाल? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? राज्य की विधानसभाओं का प्रावधान कौन सी करती है? क्या वह आर्टिकल 170 है, 176 है, या फिर 178 है? तो विधानसभाओं का निर्माण जो होता है साथियों वह 178 के तहत होता है, आर्टिकल 178 के तहत किया जाता है। ठीक है साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।